गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में, लिपिड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। अब हम लिपिड की रासायनिक संरचना पढ़ रहे हैं। उसमें सरल लिपिड की रासायनिक संरचना को हम देखें तो सबसे पहले हम वसा और तेल की बात करते हैं। सरल लिपिड में पहला कौन सा होता है? वसा और तेल। और वसा और तेल क्या हैं? ये ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ट्राई का मतलब होता है तीन, ग्लिसराइड्स ट्राइग्लिसराइड होते हैं। अब वसीय अम्ल दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो संतृप्त और एक असंतृप्त। यदि संतृप्त वसीय अम्ल है और ग्लिसरॉल जुड़ रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, तो बनेगा वसा। यानी वसीय अम्ल संतृप्त हो और ग्लिसरॉल से जुड़े तो निर्माण होगा वसा का। यानी बना हुआ जो ट्राइग्लिसराइड होगा वो वसा है। और यदि ग्लिसरॉल है और असंतृप्त वसीय अम्ल है तो बना हुआ जो ट्राइग्लिसराइड है वो क्या होगा? तेल होगा। तो हम यहाँ पर ये कहें कि ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के संयोजन से ट्राइग्लिसराइड जो बनता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, वो ट्राइग्लिसराइड किसके अंतर्गत आता है? वसा और तेल के अंतर्गत आता है। यदि वसीय अम्ल संतृप्त है और ग्लिसरॉल है तो बना हुआ ट्राइग्लिसराइड क्या होगा? वसा। और असंतृप्त है और ग्लिसरॉल है तो बना हुआ ट्राइग्लिसराइड क्या होगा? तेल होगा। अब देखिए, हम यहाँ पर कहें संतृप्त होने की वजह से वसा ठोस होता है, संतृप्त वसीय अम्ल होने की वजह से वसा ठोस होता है, जबकि असंतृप्त वसीय अम्ल होने की वजह से यहाँ पर तेल क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। अब हम बात करें यहाँ पर, यदि इसके कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह देखा जाए तो ये ग्लिसरॉल और ये क्या है? वसीय अम्ल, वसीय अम्ल। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर तीन वसीय अम्लों की संख्या कितनी है? तीन है। तो इसका गया OH और इसका गया H, इसी तरह दूसरे का OH और इसका H, इसका OH और इसका H गया। तो उस स्थिति में हम कहेंगे यहाँ पर कितने H2O के अणु बाहर निकल जाएंगे? 3 H2O के अणु बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर बना हुआ ये जो सिस्टम है 1 2 3, इसे कहेंगे ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या कहलाएगा? ट्राइग्लिसराइड। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के ट्राइग्लिसराइड्स को वसा और तेल के नाम से जाना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जल के अणु बाहर निकलते हैं। और यदि वसीय अम्ल संतृप्त है तो वसा कहलाएगा, और वसीय अम्ल असंतृप्त है तो उस स्थिति में बना हुआ ट्राइग्लिसराइड जो है वो क्या कहलाएगा? तेल कहलाएगा। देखिए, वसा और तेल के बाद में दूसरा आता है मोम। मोम क्या है? ये लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त तथा असंतृप्त अम्लों के एल्कोहलिक एस्टर होते हैं। लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त और असंतृप्त अम्लों के एल्कोहलिक एस्टर हैं। अधिकांश मोम मिश्रित एस्टर होते हैं, मिक्सअप जो एस्टर हैं, जैसे मधुमक्खी का मोम। इसके अलावा ये रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं मोम, यानी केमिकल रिएजेंट से, रासायनिक अभिकर्मकों की इन पर कोई रिएक्शन नहीं होती, यानी रासायनिक अभिकर्मकों से ये कोई क्रिया नहीं करते, अर्थात ये केमिकली इनएक्टिव होते हैं, रासायनिक रूप से क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं। आगे देखिए, लिपिडों के जैविक कार्य कौन कौन से हैं? पहला है भोजन संग्रहण। तो पहला जो जैविक कार्य भोजन संग्रहण, यानी भोजन संग्रहण से तात्पर्य है कि जीवों में भोजन संग्रहण के लिए ये आवश्यक घटक होते हैं। क्योंकि भोजन संग्रहण में यदि लिपिड की मात्रा अधिक होती है तो मोटापा अधिक हो जाता है, तो भोजन संग्रहण में उपयोगी है। दूसरा है ऊर्जा। हमारे शरीर को लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं, यानी लिपिड के मॉलिक्यूल्स टूट कर ऊर्जाओं देते रहते हैं, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी प्राप्त होती रहती है। तीसरा है संरचनात्मक घटक, जैसे फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड जो है वो हमारी कोशिकाओं को संरचनात्मक रूप प्रदान करता है, यानी कोशिकाओं के लिए संरचनात्मक घटक का कार्य करता है। तो फास्फोलिपिड संरचनात्मक घटक का कार्य करता है, इसलिए इनका तीसरा जो जैविक कार्य है वो है संरचनात्मक घटक का कार्य, यानी ये संरचनात्मक रूप प्रदान करते हैं, हमारी कोशिका की संरचना के लिए एक आवश्यक घटक का कार्य करते हैं। चौथा है एंजाइमों की सक्रियता में वृद्धि,
यानी कहने का मतलब ये है कि एंजाइमों की क्रियाशीलता को ये बढ़ा देते हैं, अर्थात सक्रियण ऊर्जा को कम करके, सक्रियण ऊर्जा में कमी करके ये एंजाइमों की क्रियाशीलता में वृद्धि कर देते हैं, जिससे कि एंजाइम एक तरह से उत्प्रेरक का कार्य करते रहते हैं। इसके अलावा हार्मोन संश्लेषण, यानी टेस्टेरॉइड वगैरह जो हार्मोन है उनका संश्लेषण लिपिड के रूप में होता है। तो हार्मोन संश्लेषण के लिए भी क्या है, ये उत्तरदायी हैं, हार्मोनल सिंथेसिस का रूप में भी उत्तरदायी है। छठा है ऊष्मारोधी यांत्रिक सुरक्षा, यानी हमारे शरीर को ऊष्मारोधी रूप प्रदान करते हैं, यानी हीट को न तो शरीर से बाहर जाने देते और न बाहर की हीट को शरीर के अंदर आने देते, इसलिए हम कह देंगे ऊष्मारोधी के रूप में कार्य करते हैं। और यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को एक मैकेनिकल प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे हम कहीं पर गिर भी जाएं तो सबसे पहले लिपिड के मॉलिक्यूल्स हटते हैं शरीर से, तो एक यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो लिपिड्स के जैविक कार्य कौन कौन से हैं? पहला है भोजन संग्रहण, दूसरा है ऊर्जा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, तीसरा है कि कोशिकाओं को संरचनात्मक रूप प्रदान करना, कोशिका का संरचनात्मक घटक प्रदान होना, जिसके अंतर्गत आते हैं फास्फोलिपिड्स। इसके अलावा एंजाइमों की सक्रियता में वृद्धि कर देते हैं, यानी सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं, जिससे एंजाइमों की सक्रियता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और पांचवा है हार्मोन संश्लेषण, यानी हमारे शरीर में जो स्टेरॉइड्स वगैरह जो हैं वो लिपिड्स के रूप में संश्लेषित होते हैं, तो ये हार्मोन संश्लेषण का भी कार्य करते हैं। इसके अलावा ऊष्मारोधी यांत्रिक सुरक्षा, यानी हमारे शरीर को एक ऊष्मारोधी कवच का रूप भी प्रदान करते हैं, जिससे ऊर्जा न तो बाहर से अंदर जा सकती और नहीं अंदर की ऊर्जा बाहर आ सकती, यानी ऊष्मारोधी यांत्रिक सुरक्षा का भी कार्य करते हैं। आगे देखिए, अगला टॉपिक है हमारा विटामिन। विटामिन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम फंक ने किया था। किसने किया? फंक ने किया। तो विटामिन जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया? फंक ने दिया। विटामिन शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। विटामिन शब्द मेनली दो शब्दों से बना है। पहला शब्द है वाइटल और दूसरा है एमीन। और वाइटल का हिंदी अर्थ होता है जीवित तंत्र। जीवित तंत्र का मतलब है कि जो बायोलॉजिकल जो सिस्टम है इस टाइम उसे कहेंगे जीवित तंत्र। और एमीन का मतलब है कि एमिनो समूह, यानी जीवित तंत्र में उपस्थित एमिनो समूह। तो विटामिन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, वाइटल और एमीन से। वाइटल का मतलब होता है जीवित और एमीन का मतलब क्या होता है? एमीन समूह। तो विटामिन किसे कहेंगे? वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जो हमारे शरीर को स्वस्थ और हमारे शरीर की वृद्धि और हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते रहते हैं, वो विटामिन कहलाते हैं। यानी विटामिन यदि नहीं हो, हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाए तो उस स्थिति में हमारे शरीर को प्रॉपर पोषण नहीं मिलता। और जब प्रॉपर पोषण नहीं मिलेगा तो उस स्थिति में हम कहेंगे हम कुपोषणता के शिकार हो जाएंगे। तो विटामिन हमारे शरीर के लिए पोषण के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से हम कुपोषित हो जाते हैं, इनकी कमी से हम अनेक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तो विटामिनों की उपस्थिति हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, यानी शरीर के लिए प्रॉपर विटामिन चाहिए। इनके स्रोत कौन कौन से हैं? इसके स्रोत है पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं? विटामिन को गेन करते रहते हैं। तो मेन स्रोत कौन है? पेड़ पौधे और वनस्पति। अब विटामिनों को जो संकेत हैं, विटामिनों के संकेत हैं, उन्हें मोस्टली अंग्रेजी वर्णमाला में लिए जाते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में विटामिनों के संकेत A, B, C, D, E और K, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्रोतों को लिया गया, अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों को लिया गया है। तो उस स्थिति में विटामिन A का संकेत क्या है? विटामिन A को क्या लिखेंगे? A से रिप्रेजेंट करेंगे, B को विटामिन B को B से, विटामिन C से, डी से, ई विटामिन ई से, और विटामिन के किससे रिप्रेजेंट होगा? के से प्रदर्शित होता है। देखिए विटामिनों का वर्गीकरण, विटामिनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वसा विलेय विटामिन, दूसरा है जल में विलेय विटामिन। वसा विलेय विटामिन में वसा में विलेय और जल में अविलेय, ये वसा में विलेय होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। जल विलेय विटामिन ये हम कह देंगे जल में विलेय होते हैं और वसा में
ए विलेय होते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। तो देखिए विटामिनों को दो भागों में बांटा गया है, वसा विलेय विटामिन, जल विलेय विटामिन। वसा विलेय विटामिन वसा में विलेय होगा, जल में अविलेय होगा। जल विलेय विटामिन जल में विलेय होगा, वसा में अविलेय होगा। यानी जो जल में विलेय होगा वो वसा में विलेय नहीं होगा, और जो वसा में विलेय होगा वो जल में विलेय नहीं होगा। विटामिनों के जैविक कार्य। अगला, विटामिनों के जैविक कार्य कौन कौन से हैं? पहला है शरीर को स्वस्थ रखने में। विटामिन शरीर को स्वस्थ रखते हैं, यानी हमारे शरीर को बिल्कुल हेल्थी रखते हैं। विटामिनों की कमी से हमारे शरीर में हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता। दूसरा है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में। विटामिनों का दूसरा कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, यानी हमारे शरीर को इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करते हैं? इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देते हैं, जिससे कि हम रोग हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तीसरा है कुपोषणता दूर करने में, यानी विटामिन की कमी से कुपोषणता आ जाती है, तो उस कुपोषणता को दूर करने के लिए विटामिन मिनरल्स जरूरी हैं। तो विटामिन क्या करते हैं? हमारे शरीर में से कुपोषणता जो है उसको दूर करते हैं। अब आगे देखिए, हम कहें विटामिनों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले हम कहें विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग होता है, हमारे आँखों की क्षमता क्या हो जाती है? देखने की क्षमता कम हो जाती है। विटामिन बी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। कौन सा? बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, हड्डियां लचीली हो जाती है। विटामिन एच की कमी से त्वचा शोथ। त्वचा शोथ से तात्पर्य है कि हमारी जो स्किन है वो दुबली पतली कमज़ोर हो जाती है, इसे कहेंगे त्वचा शोथ नामक रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी से कुपोषण हो जाता है, यानी व्यक्ति कुपोषित हो जाता है, उसको प्रॉपर पोषण नहीं मिल पाता, कुपोषित हो जाता है, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं अपन, एक तरह से सूखा रोग। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनना, यानी विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, जिससे कि हम जहाँ पर कहीं पर कट जाएं तो वहाँ से रक्त ब्लीडिंग होती रहती है, यानी रक्त का बहाव होता रहता है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता। तो हम यदि यहाँ पर कहें कि विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं? हरी सब्जियाँ हैं, इसके अलावा फल फ्रूट्स हैं, वो सब विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन बी के अंतर्गत भी पालक वगैरह जो हैं वो विटामिन बी के अंतर्गत आते हैं। पालक है, हरी सब्जी है, इसके अलावा मछली, मांस, अंडे, ये सब विटामिन बी में आते हैं। इस विटामिन सी में भी हरी सब्जियां, हरी सब्जी तो हर विटामिन का स्रोत है एक तरह से देखा जाए। हरी सब्जी है, मांस, मछली, अंडे, ये विटामिन सी के स्रोत हैं। विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सुबह सुबह की धूप। सुबह सुबह की जो मॉर्निंग की जो धूप होती है वो विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत होता है, और विटामिन डी की पूर्ति सुबह सुबह की जो मॉर्निंग की जो धूप होती है वही करती है। तो विटामिन डी के लिए स्रोत है सुबह की जो सर्दियों की या गर्मियों में जो सुबह सुबह की जो धूप होती है वो मेन स्रोत है। विटामिन एच, इससे त्वचा स्रोत, विटामिन एच का स्रोत भी वही है, हरी सब्जियां हैं, पालक, मूली जो भी है वो विटामिन एच। विटामिन ई का स्रोत भी वही, हरी सब्जी, दालें जो कि कुपोषणता को दूर करें, हरी सब्जी, मूंग की दाल, ये जो हैं मांस, मछली, अंडे, ये सब विटामिन ई के स्रोत हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत अपन कहें विटामिन के, रक्त का थक्का नहीं बनना, इस विटामिन के स्रोत भी वही हैं, हरी सब्जी वगैरह जो हैं वो सब विटामिन के स्रोत हैं। तो यहाँ पर हम कहें कि विटामिनों को वर्गीकरण के साथ साथ विटामिनों के जैविक कार्य जो हैं उनको हमने पढ़ा। जैविक कार्यों के अंतर्गत जो जैविक कार्य आ रहे थे हमारे कि कौन कौन से जैविक कार्य हैं, इसके लिए अपन ये कहते हैं कि विटामिनों की उपस्थिति हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे शरीर के एक ग्रोथ के लिए, हमारे कुपोषणता